चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 7 कंप्लीट किया था, तो आज हमने चैप्टर 8 स्टार्ट करना है, जो कि इनइक्वालिटीज और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। अब वो कह रहे हैं कि इक्वेशन से आगे कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जिनको हमने देखना है, जो कि इनइक्वालिटीज और एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से हैं, कि इनको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे और इनमें से कैसे कोई वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको एवेलुएट कैसे करेंगे। सबसे पहले इनइक्वालिटी देखते हैं। एन इनइक्वालिटी विद अ वेरिएबल, कि अगर वेरिएबल के साथ कोई इनइक्वालिटी दी हुई है या किसी नंबर के साथ भी दी हुई है, तो उसका मतलब ये है, जैसे ये नाम से जाहिर है कि ये इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है। जैसे इक्वल के ऑपोजिट आप कह सकते हैं। तो इसमें जो साइन यूज होते हैं या सिंबल यूज होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होते हैं, जो कि रिलेशनशिप बता रहे होते हैं दो एक्सप्रेशंस के, कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जैसे इक्वल्स टू में रिलेशनशिप पता चल रहा होता है कि वो एग्जैक्ट इक्वल हैं एक दूसरे के। इस तरह इन इक्वालिटी में वो आपको कोई रेंज या उसके बारे में कुछ रिलेशनशिप जो हम आगे जाके भी डिटेल में पढ़ते हैं वो बता रहे होंगे। जस्ट यही डिफरेंस है हमारी इक्वेशंस और इसमें, कि इक्वेशन में आपको एग्जैक्ट बता रहा होता है कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं दोनों, लेफ्ट एक्सप्रेशन या लेफ्ट साइड और राइट साइड, उस पे कोई भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। और जो इनइक्वालिटी है उसमें आपको वो एक रिलेशनशिप ऐसा बता रहे होते हैं जिसमें हो सकता है कि वो एग्जैक्ट इक्वल ना हो, बल्कि कोई रेंज दी हुई हो कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, और जो कि इस इनइक्वालिटी को ट्रू या फुलफिल करते हैं। अब इनइक्वालिटीज भी इक्वेशंस की तरह में इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे रहे होते हैं। जैसे वहाँ पे वो इक्वल टू बताते हैं, इस तरह यहाँ पे अब हर सिंबल का अलहदा से एक मतलब है। जैसे ये, इसको हम लेस देन पढ़ते हैं, जो ये ग्रेटर देन पढ़ते हैं। तो इनको इंग्लिश में जिस तरह उन्होंने अभी ये डिस्क्राइब किया देख लेते हैं। एक्स इज लेस देन वाई का मतलब है कि एक्स इज लेस देन वाई, मतलब इसको इंग्लिश में आप इस तरह अगर लिखा हुआ हो तो आप उसकी जगह ये जस्ट सिंबल लगा के भी उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेटर देन का मतलब ये सिंबल है, और इसको हमेशा उन्होंने सजेस्ट किया। वैसे तो आप इसको एक्स इज लेस देन वाई या वाई इज ग्रेटर देन एक्स दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ इसको रीड आउट करें, और उसी के मुताबिक फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। अब जस्ट लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी आ सकता है, और इसके साथ ये नीचे जो बार है जो इक्वल्स टू को डिफाइन करती है, ये भी साथ आ सकती है। तो इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। ठीक है, और इसका मतलब एक ये भी है कि एक्स इज एट मोस्ट वाई। अब इसका मतलब एक्स इज एट मोस्ट वाई का मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम वाई तक होंगी, मतलब कि जो हाईएस्ट वैल्यू एक्स की हो सकती है वो वाई की वैल्यू के इक्वल हो सकती है, अदरवाइज इससे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, जो इस इक्वेशन में हमें बताया चल रहा है कि एक्स या तो वाई जितना है, वाई के इक्वल है, या वाई से छोटा है। तो मतलब मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल हो सकती है, एट मोस्ट वाई हो सकती है, लेकिन इससे ग्रेटर नहीं हो सकती वाई से। इसी तरह दूसरे केस में, कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इसमें अब वो यही बता रहे हैं कि एक्स इज एट लीस्ट वाई, कि अब एक्स यहाँ हमें पता है या तो वाई के इक्वल है या वाई से बड़ा है। तो मतलब वो कम से कम वाई के इक्वल तो होगा ही होगा, मतलब उससे छोटी वैल्यू नहीं होगी एक्स की। तो इसी को इन्होंने कहा है कि एक्स इज एट लीस्ट वाई। अब सिंगल हमारे पास इनइक्वालिटी भी आ सकती है एक्सप्रेशन में, और डबल इनइक्वालिटीज भी आ सकती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इनइक्वालिटीज फुल सेंटेंसेस की तरह होते हैं, कंप्लीट मीनिंग आपको बता रहे होते हैं। इसी तरह अगर डबल इनइक्वालिटी है तो उसे उन्होंने कंपाउंड सेंटेंस कहा है। जैसे कंपाउंड सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस मिलके एक मीनिंग दे रहे होते हैं, इसी तरह दो इनइक्वालिटीज मिलके भी आपको एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे अभी ये अगर हम इसको पढ़ें, 9 इज लेस देन जी, और उसके बाद सेकंड वाली को उसके साथ कंबाइन करें तो एंड जी इज लेस देन 200। अब आप एक चीज और इससे देख सकते हैं कि इसमें आपको जब दो एंड्स दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो ये आपको बेसिकली एक रेंज दी होती है कि इससे लेके इस तक,
ठीक है, तो उसको भी आगे हम अब देखते हैं नंबर लाइन पे किस तरह हम इसको समझ सकते हैं। फिलहाल ये है कि दो अगर इनइक्वालिटीज भी दी हों तो वो भी पॉसिबल है और उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देख लें, -3 इज लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसको आप इस तरह देख सकते हैं। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल है। तो अब इसको हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, या इनइक्वालिटीज को अगर हम विजुलाइज करें या विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो कैसे हम बना सकते हैं। जैसे वैसे तो अगर हमें पता हो कि x इज इक्वल टू 2, मैं एनोटेट कर लूँ जरा आपको फिर क्लियर हो जाए। जैसे ये नंबर लाइन है और ये 0 है। अगर हमें x इज इक्वल टू 2 दिया हो सिर्फ सिंपल, तो वो तो हमें पता है कि x पॉजिटिव है, तो वो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल हम इस तरह उसको डिस्प्ले कर सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन रेंज में अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती, वही ऊपर जो बात हुई कि वो इक्वेशन की तरह हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, बल्कि वो हमें एक बता रहे होते हैं कि या इससे चीज़ से बड़ी है या छोटी है, या इसकी इक्वल और बड़ी हो सकती है, या इसकी इक्वल और छोटी हो सकती है। तो उसके मुताबिक हम इसको कैसे देखेंगे। अब जैसे ये ऊपर वाली एग्जांपल है, y इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, अब y इज ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर का मतलब वही है कि आप 5 से बड़े की तरफ जाएंगे। और हमने शुरू में पढ़ा था जब नंबर लाइन चैप्टर 1 में डिस्कस की थी कि नंबर लाइन पे आपने जब बड़ा नंबर देखना है तो आपने राइट साइड की तरफ मूव करना है या राइट साइड की तरफ देखना है, और जब उस नंबर से कोई छोटा नंबर देखना है तो आप लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं। हर नंबर के राइट साइड पे उसके बड़े नंबर होंगे और लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर। तो जब भी ग्रेटर देन की तरफ आपका जब भी आपने ग्रेटर देन देखना है तो आपने राइट साइड की तरफ मूव करना है, और लेस देन देखना है तो आपने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। अब यहाँ पे है y इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से राइट साइड की तरफ आपने मूव करना है। तो आपकी ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनती है कि आप 5 से ग्रेटर। अब हमें ये नहीं पता कि कितना ग्रेटर है या कहाँ जाके हमने रुकना है, तो हम जस्ट ये एरो लगा देते हैं, मतलब कि ये अभी हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता इसका, बस ये जस्ट एक अनडिफाइंड रेंज है हमारे पास कि y 5 से बड़ा है, लेकिन कहाँ तक बड़ा चलता जाएगा, एंडिंग पॉइंट क्या है वो हमें नहीं पता। तो तमाम पॉजिटिव नंबर जो 5 से बड़े हैं वो y की वैल्यू हो सकते हैं इस केस में। इसी तरह b इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है। अब इसमें क्योंकि लेस देन आ रहा है ये वाला, तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, ये -1 कह लें। अच्छा, अब b इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है। अब फिलहाल आप ये जो इक्वल्स टू की जो बार है इसको इग्नोर कर दें, जस्ट b इज लेस देन 2 को देख लें कि अगर b इज लेस देन 2 है तो हमने पॉजिटिव 2 है इसलिए इस 2 को कंसीडर किया यहाँ से और लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया। ठीक है, तो ये इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि b इज लेस देन 2, कि आपने 2 से छोटे नंबर्स की तरफ मूव करना है। अब जो इक्वल्स टू का साइन है वो क्या बता रहा है, अगर यहाँ इक्वल लगा दें तो इसका मतलब ये है कि b 2 के इक्वल भी हो सकता है और उससे तमाम छोटे नंबर्स भी हो सकते हैं। तो आप इस 2 को भी इंक्लूड करेंगे, ये जो 2 है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए या विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है रेंज, वो स्टार्टिंग पॉइंट उसमें इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, तो उसके लिए इन्होंने ये डिफरेंस बताया है कि अगर आपने उसको एक्सक्लूड रखना है, मतलब वो शामिल नहीं है, तो ये जो सर्कल है ये ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, इसको फिल नहीं करते। और अगर वो इंक्लूडेड है, मतलब इक्वल्स टू का साइन है, तो आप इसको फिल आउट कर देते हैं एरो के साथ। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये फिल आउट है, तो ये 2 भी इसमें शामिल है। तो ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है इसकी b इज लेस देन इक्वल्स टू 2 की, और ये जस्ट है b इज लेस देन 2 की। आगे देखते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स और भी हैं।
ये उसी चीज को इन्होंने बयान किया हुआ है जो अभी एक्सप्लेन की, कि अ सॉलिड ब्लैक सर्कल जो इंडिकेट करता है कि वो पॉइंट भी उसमें इंक्लूड है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की जैसे बात होती है कि ये चीज़ इसमें इंक्लूड है मतलब शामिल है, और एक्सक्लूसिव कि ये चीज़ उसमें शामिल नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने ये बयान किया हुआ है कि जब भी आप ग्रेटर देन देखेंगे तो आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, और लेस देन देखेंगे तो आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। आप इन इक्वेशंस को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो आप इसको यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ग्रेटर है और 3 से आप इक्वल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे सर्कल जो है, फर्ज करें ये हम लगा देते हैं, और इसको हम फिल आउट नहीं करें क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है। अब b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -2। अब -2 से ग्रेटर है, हालांकि ये माइनस है, लेकिन उन्होंने हमें ग्रेटर की बात की तो हम -2 से राइट साइड की तरफ ही मूव करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे इक्वल्स टू है तो आप इसको, इस सर्कल को इस तरह फिल आउट कर सकते हैं ताकि ये इक्वल्स टू भी शो हो के ये पॉइंट इसमें शामिल है। अब y इज इक्वल्स टू 4। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे दी जैसे इक्वेशंस में होती थी कि ये जस्ट एक पॉइंट बता रहे हैं, अब हमें कोई रेंज नहीं बता रहे, या अनडिफाइंड वैल्यूज नहीं है। अब हमें पता है कि जस्ट एक वैल्यू है 4, तो उसको आप जस्ट इस तरह सर्कल फिल आउट करके एक ही जगह पे बयान कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल हैं, z इज ग्रेटर देन v। अब ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इन इक्वलिटीज। अब इनको उसी तरह ट्रांसलेट कीजिए, आप इनको इन इक्वलिटीज की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? z इज ग्रेटर देन v। ठीक है, आप जस्ट इस तरह इसको लिखेंगे। द टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 2000। अब टोटल अमाउंट को आप कोई भी दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप टी ए फर्ज करो लिख देते हैं, टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है, तो ये जस्ट उन्होंने बताया कि इन इक्वलिटी की स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश के वर्ड्स से कैसे बनेगी, समझाने के लिए कि आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या नहीं। आगे अब देखते हैं मैनी वैल्यू सॉल्व एन इनइक्वालिटी। जैसे इक्वेशंस में हमें पता था कि बहुत लिमिटेड से आंसर निकलते थे जो उस इक्वेशन को ट्रू करते थे। जैसे लीनियर इक्वेशन हो तो उसमें वेरिएबल का नॉर्मली एक ही आंसर निकलता है। लीनियर इक्वेशन जिसमें मतलब वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट 1 हो तो उसमें जस्ट एक आंसर निकलता था। क्वाड्रेटिक में हम देखते थे कि दो पॉसिबल आंसर निकलते थे, और जब दोनों फैक्टर्स सेम आ जाते थे तो वो एक का आंसर बन जाता था। इसी तरह क्यूबिक एक्सप्रेशन हमने देखी थी जिसको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था, तो उसमें 3 आंसर निकल आते थे। लेकिन ये है कि ये बहुत लिमिटेड सी बात है, 2 3 4 बस मैक्सिमम, वो वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करता है कि कितने आंसर्स पॉसिबल हैं। तो लेकिन इन इक्वलिटी में आपके पास बहुत सारी वैल्यूज निकलती हैं। ठीक है, वो इस तरह सिंगल डिजिट में हो सकता है ना हो, रेंज पे है कि रेंज ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो यही बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज निकलती हैं जिसे आप रेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल्स भी आगे देखते हैं, उससे ये क्लियर होगी बात कि इक्वेशन में किस तरह कम और इसमें किस तरह ज़्यादा निकलती हैं। जैसे ये एक इक्वेशन है x+3 = 8, और ये उसी टर्म्स को लेके एक इनइक्वालिटी बनाई है कि x+3 <8। अब आप देखें ये कि इसमें से x की वैल्यू जस्ट एक वैल्यू निकलेगी, अगर 3 को आप कैंसिल आउट करते हैं दोनों तरफ माइनस करके तो x की वैल्यू 5 निकल आती है। ठीक है, जस्ट एक वैल्यू निकली है। ये लीनियर इक्वेशन है। और दूसरी तरफ इनइक्वालिटी में देखें, अब यहाँ पे भी x की पावर तो हालांकि 1 ही है, लेकिन इनइक्वालिटी की वजह से इसकी एक वैल्यू नहीं निकलेगी बल्कि इसकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। वो कैसे, पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सॉल्व में ये +3 जो है, जिस तरह हम अप्लाई करते थे गोल्डन रूल इक्वेशंस पे, इसी तरह इनइक्वालिटीज पे भी कर सकते हैं। वो नीचे जाके वैसे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। ये +3 अगर आप फिलहाल इस +3 को रहने दें, आप जस्ट इस इक्वेशन को कंसीडर कर लें x <5। ठीक है, जैसे यहाँ पे x = 5 था, तो यहाँ पे आप बस कंसिडर कर लें x <5। तो x <5 में
अब कोई एक वैल्यू नहीं हो सकती। अब वो कह रहा है कि x इज लेस देन 5, मतलब कि x जो है, अगर ये 0 है और यहाँ कहीं 5 है, तो x इज लेस देन 5, मतलब कि लेफ्ट साइड पे मूव करना है 5 से। और ये नहीं हमें पता कि कहाँ तक मूव करना है, और इक्वल टू भी नहीं है कि हम इसे फिल आउट करें या 5 को इंक्लूड करें। तो वो ये कह रहा है कि 5 से छोटी तमाम वैल्यूज पॉसिबल है कि x हो सकती हैं। वो 5 से छोटी पॉजिटिव वैल्यूज भी 0 तक, फिर 0 भी, और फिर यहाँ से आगे जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो तमाम उसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक रेंज हमें मिल गई। कोई एक, जिस तरह इक्वेशन में एक पॉसिबल वैल्यू आई, यहाँ पे एक पूरी रेंज आ गई हमारे पास। जैसे आप ये पढ़ें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, तो इसमें भी इन्होंने यही बात की हुई है कि द सोल्यूशन टू x प्लस 3, इसको छोड़ दें, x इज लेस देन 5। नाउ 5 itself इज नॉट अ सोल्यूशन बिकॉज 5 प्लस 3 इज लेस देन 8 इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, वो अब क्योंकि x था आपके पास, अब आप ट्रू या फॉल्स देखना चाह रहे हैं कि ये बात ट्रू भी है या नहीं, तो आप वैल्यूज पुट करके देखेंगे। जैसे हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया कि 5 से छोटी वैल्यूज ही होनी चाहिए। अगर 5 से बड़ी वैल्यू या 5 ही आप लिख दें, अगर यहाँ पे 5 लिखते हैं एक्स की जगह, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती ना, एक्स इज लेस देन 5 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाती है, मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं हो रही। तो ये 5 वैल्यू नहीं हम ले सकते, 5 से छोटी वैल्यू। अब 4 लेंगे तो 4 इज लेस देन 5 ट्रू होगी। 4 से जो भी छोटी वैल्यू आप लेते जाएंगे वो 5 से हमेशा छोटी ही रहेगी, 0 लिखें या कोई भी नेगेटिव लिखें। तो आप 4 से लेके तमाम वैल्यूज जो नेगेटिव में भी हैं वो इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। जैसे अभी ये इसको समराइज किया है इन्होंने कि एनी नंबर लेस देन 5, आप इस 4 की जगह अब एनी नंबर लेस देन 5 लिखें, और इस तरफ अब एनी नंबर लेस देन 5 इज लेस देन 5, तो ये ट्रू हो जाती है इनइक्वालिटी। तो यहाँ से मैं पता चला कि इनइक्वालिटी में जस्ट एक दो या लिमिटेड वैल्यूज नहीं निकलेंगी, बल्कि बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेंगी। जैसे इक्वेशन में कुछ वैल्यूज होती थी, एक दो तीन, जो इस इक्वेशन को ट्रू करती थी, इसी तरह इन इक्वालिटीज में बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिसे हम रेंज भी कहेंगे आगे। तो वो उन तमाम वैल्यूज के साथ वो इनइक्वालिटी ट्रू होगी। अब ये चेक योर स्किल्स का क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर सोल्यूशन टू द इनइक्वालिटी एक्स इज लेस देन 10। अब आप में से कोई बता दे कि इसका आंसर क्या बनेगा। So all of these are जी, आपके E. ई बनेगा, बिल्कुल सही है। कि वो यही पूछ रहे हैं कि एक्स इज लेस देन 10, के 10 से लेस जो वैल्यूज हैं तमाम वो एक्स की हो सकती हैं पॉसिबल। तो ये तमाम वैल्यूज 10 से छोटी हैं, माइनस है तो ये ज़ाहिर है 0 से भी छोटा है, ये भी माइनस में है, ये 9.9 है, ये भी 10 से छोटा है, और 2.5 भी 10 से छोटा है। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तमाम वैल्यूज उसमें उस इनइक्वालिटी को ट्रू करती हैं। अब आगे आ गया सॉल्व इनइक्वालिटीज, कि इन इक्वलिटीज को अब हमने सॉल्व करना है और वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है। जैसे हम इक्वेशन में देखते थे कि उनको एवेलुएट करते थे, सॉल्व करते थे, मतलब हम जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते थे उनको हम उनकी वैल्यूज निकालते थे। तो आप इन इक्वलिटीज को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, या उनमें जो वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो उसमें भी तकरीबन इक्वेशन के बहुत सारे रूल्स जो हम पढ़ के आए हैं वो इस पे भी अप्लाई होते हैं। कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, जैसे इक्वेशंस में हम जो वेरिएबल हमने जिसकी वैल्यू निकालनी होती थी उसको आइसोलेट करते थे, मतलब एक साइड पे अकेला करते थे और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते थे, या अरिथमेटिक ऑपरेशन या गोल्डन रूल अप्लाई करके हम उस वेरिएबल को अकेला करते थे जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो यही चीज़ आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे ये 2x+6 लेस देन 12 है, आप इसमें अब x की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप 2x टर्म को आइसोलेट करेंगे, और बाद में फिर इस 2 कोफिशिएंट को भी आप ख़त्म करेंगे ताकि आपका x आइसोलेट हो जाए, अकेला रह जाए, तब आपके पास उसकी कोई वैल्यू आ सकती है। तो आप पहले इस 6 को ख़त्म करेंगे, फिर इस 2 को ख़त्म करेंगे, तो जस्ट आपके पास लेफ्ट साइड पे x रह जाएगा। जैसे वहाँ पे भी
जब इक्वल्स टू होता था दरमियान में, तो हम +6 की जगह, +6 को ख़त्म करना है तो इसकी जगह हम दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्शन करते थे 6 की। तो यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और फिर ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करके 2 को ख़त्म करते थे इक्वेशंस में। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, तो एंड रिजल्ट हमारे पास x <3 आ जाएगा। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि इक्वेशन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती थी वेरिएबल की, यहाँ पे हमें एक रेंज की सूरत में वैल्यू मिलती है कि x <3, मतलब 3 से तमाम जो छोटी वैल्यूज़ हैं नंबर लाइन पे, वो पॉसिबल हैं कि x की वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको हम x <3 कहते हैं इस तरह। अब आगे जाके देखते हैं कुछ गोल्डन रूल की, यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो आगे पढ़ते हैं। अभी सिंपल उन्होंने ये कहा कि जैसे वहाँ पे कुछ इक्वेशंस में हम जिस तरह कुछ लाइक टर्म थी जो कंबाइन हो सकें, आपस में ऐड हो सकें, तो वही चीज़ हम इधर भी कर सकते हैं। जैसे 2x + 3x है तो इसे 5x आप लिख सकते हैं, तो वो अप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह ये हमने यहाँ पे ऐड हो रहा था, दूसरी तरफ माइनस कर दिया, या दोनों तरफ माइनस करके इसको ख़त्म किया, तो आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो ये गोल्डन रूल की जो वो थी प्रॉपर्टी के दोनों साइड्स पे आप एक ही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो वो यहाँ पे भी आप उसी तरह अप्लाई कर सकते हैं वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए, ताकि वेरिएबल की वैल्यू निकल आए। जैसे अभी ये एग्जांपल दें कि x-6 <13, तो -6 को पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे ताकि ये x आइसोलेट हो जाए, तो आपके पास उसकी इनइक्वालिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो -6 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम 6 ऐड कर लेंगे, तो 13 + 6 19 हो जाएगा, तो x <19 आंसर आएगा। इसी तरह बाकियों को भी आप देखिएगा। आगे चलते हैं, जो कि डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में एक एक्सेप्शन है डिवीजन रूल की, सॉरी गोल्डन रूल की, इनइक्वालिटी की फॉर्म में। वो हम अभी थोड़ा सा देखते हैं। मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव, कि नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी को तो क्या होगा। जैसे हमने ऊपर देखा कि कोई भी चीज़ हम दोनों साइड पे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हम एक्स को या कोई भी वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे इक्वल्स इक्वेशंस में हम =2 लगा के वो कर रहे थे, उसी तरह इनइक्वालिटी में भी हम वो कर रहे थे, और इक्वालिटी के साइन पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होता था, वो सेम ही रहता था। जैसे ये 2x + 5 < 45 है, 5x < 45, तो यहाँ ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये सेम रहा। इसी तरह यहाँ पे भी देख लें, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा, ये चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब नीचे देखते हैं कि वो चेंज किन कंडीशंस पे या सूरतों में हम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं गोल्डन रूल के तहत, या डिवाइड करते हैं, तो तब आपका ये साइन सेम रहता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, जैसे अभी ये एक एग्जांपल ले लें कि x/3 < 7। ठीक है, तो इसमें अब हमने अगर x को एवेलुएट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है इसको हमने ख़त्म करना है। तो ये ख़त्म करने के लिए हम अगर बोथ साइड्स पे गोल्डन रूल के तहत 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे इन्होंने नीचे किया हुआ है। तो x < 21 आ गया। लेकिन यहीं पे अगर फर्ज कर लें कि -3 होता, ठीक है, तो अगर ये -3 हो, तो फिर हमें दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि ये माइनस भी ख़त्म हो और ये 3 भी ख़त्म हो। तो इस माइनस की वजह से ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हम फ्लिप कर देते हैं। ये अगर लेस देन है तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सिर्फ माइनस की वजह से, जब भी किसी माइनस वैल्यू से या माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटीज में, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा या फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप करना मतलब ऑपोजिट हो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे और इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यही चीज़ नीचे भी एग्जांपल्स के साथ उन्होंने दी हुई है, देखते हैं इसको।
कि इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर, फ्लिप द इनइक्वालिटी साइन। ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा और लेस देन ग्रेटर देन में। जैसे -2x इज ग्रेटर देन 10 है, तो अब इस -2 को आपने ख़त्म करना है, तो आप -2 से ही डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को। तो जब ये -2 से आपने डिवाइड किया, तो आपने ये फॉरन साइन जो है यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये देखें ऊपर, तो ये देखें, ये ग्रेटर देन था, इसको लेस देन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी में कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अब ये डिवाइड हो रहा है, इस केस में देख लें ये अब -b है, तो इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल में भी जब भी माइनस का साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, तो ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर देंगे हम उसी स्टेप पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और वो ये भी एक्सप्लेन करें कि अगर आप इसको फ्लिप नहीं करते तो फिर वो जो इनइक्वालिटी की जो है ना, आप कंडीशन कह लें या जो फॉर्म है, वो फिर ट्रू नहीं होती, वो फॉल्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे 5 इज लेस देन 7 है, ठीक है। अब ये देख लें कि देन ट्रू, इसमें एक मिनट में एनोटेट कर लूं। ये है, अगर आप इससे पहले वाली लिखते हैं, ये अगर आप इस इनइक्वालिटी को देखें और आप इसका माइनस साइन खत्म करना चाहें, तो आप दोनों साइंस को दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। -5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। आप फिलहाल साइन को चेंज ना करें इनइक्वालिटी के, जस्ट -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 इज लेस देन 7। ठीक है, तो ये आ जाता है। मेरे ख्याल में मैंने गलत कर दिया, एक मिनट, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ग्रेटर लिखना था, ये चीज। अच्छा, आप इन दोनों को वो कह रहे हैं कि अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 5 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 7 पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें पता है कि -1 से या माइनस से जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लिप नहीं करते, आप सेम ही लिखते हैं, तो आप 5 इज ग्रेटर देन 7, ये अब ट्रू नहीं हो रही ना, ये इक्वेशन फॉल्स होगी। तो इन इक्वालिटी की जो बेस थी, जो कि कंडीशन बनती थी, वो फॉल्स होगी। तो इस वजह से ये कहते हैं कि आप लाजमी इसको फ्लिप करेंगे, तब वो इक्वेशन ट्रू रहेगी कि 5 इज लेस देन 7। ये इस एग्जांपल से इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि आप इसीलिए इसको फ्लिप करते हैं ताकि उसकी जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहे और इनइक्वालिटी सही रहे। अब इसमें एक और चीज़ है, अभी तक तो हमने ये नंबर्स ही पढ़े थे। अगर इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो वेरिएबल से आप डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके लिए इन्होंने ये कहा है कि आप नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वेरिएबल की वैल्यू आपको पता नहीं होती, क्योंकि वो अननोन एक चीज़ है। वेरिएबल की पॉसिबल है कि नेगेटिव वैल्यू हो, तो जब भी नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको साइन को फ्लिप करना पड़ता है, इसलिए वेरिएबल से आप कभी भी डिवाइड नहीं करते। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट की है, जैसे ये लिखा हुआ है, व्हाट अबाउट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एन इनइक्वालिटी बाय वेरिएबल। ठीक है,
तो उसका आंसर यही उन्होंने कहा, ट्राई नॉट टू डू इट, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर वो नेगेटिव होगा तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन लाजमी बात है कि फ्लिप होगा और चेंज हो जाएगी वो कंडीशन, तो आप वो नहीं कर सकते। ये उसी कॉन्सेप्ट को कि जस्ट अगर आपके पास नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो आप इनइक्वालिटी को फ्लिप कर देंगे। ये उसकी एग्जांपल्स हैं, इनको आप अपने तौर पे कीजिएगा। यहाँ तक इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी है बहुत आसान। सिर्फ ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपने उसको कैसे डील करना है। कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप जब भी नेगेटिव से उसे करेंगे तो आपने इसको फ्लिप करके सॉल्व करना है, और वेरिएबल्स को आइसोलेट करके आप वैल्यूज ले आते हैं, और वैल्यू एक रेंज की फॉर्म में आती है जिसे आप नंबर लाइन पे भी उसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर में, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं किसी भी चीज का या किसी भी नंबर का नंबर लाइन पे जीरो से कितना डिस्टेंस है। जैसे ये नंबर लाइन है, ये जीरो है। अगर हमारे पास किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, तो वो बेसिकली 3 उसकी वैल्यू नहीं है, वो उसकी वो उसका डिस्टेंस है नंबर लाइन पे जीरो से। अगर किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आई है तो उसका मतलब ये है कि उसका जीरो से जो डिस्टेंस है वो 3 है। ठीक है, तो जीरो से 3 पॉइंट अगर आप मूव करें, 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ गई इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्टेंस है। आप सिर्फ डी लिख दें फिलहाल, शॉर्ट मैंने लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस बता रहा होता है किसी भी नंबर का कि वो जीरो से कितना दूर है। अब एक बात ये कि ये जो पॉजिटिव 3 है इसका डिस्टेंस भी जीरो से 3 है, और ये जो नेगेटिव 3 है इसका डिस्टेंस भी 1, 2 और 3, ये भी 3 है। यहाँ पे भी D3 है। ठीक है, तो इससे एक चीज हमें पता चलती है कि ये जो -3 है इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, और ये जो पॉजिटिव 3 है इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है। मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है जीरो से वो 3 ही है, मतलब सेम है। तो आप जब ये एब्सोल्यूट का साइन है, +3 का एब्सोल्यूट लेंगे वो भी 3 आएगा, -3 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी 3 आएगा। मतलब कहने का ये कि ये जो -3 है और ये जो +3 है इसका नंबर लाइन पे जीरो से जो डिस्टेंस है वो 3 का है, ये 3। तो जो कि हमने ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन की, ये आप लोगों को क्लियर हो गया ना। यस। यस सर, क्लियर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको डिस्टेंस बता रही होती है किसी भी नंबर का कि वो जीरो से कितना दूर है। अब ये नंबर के केस में हमने देखा है कि जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी एब्सोल्यूट के अंदर तो हमें मतलब पता है कि ये नंबर है, ये अब नंबर लाइन पे -3 या 3 कहीं पे भी हो, इक्वल्स टू उसकी जो राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो उसका डिस्टेंस है बेसिकली ना, जो भी उसका डिस्टेंस आ रहा है कि वो जीरो से कितना दूर है। जैसे भी ये नीचे इन्होंने एग्जांपल 5 की दी हुई है, इसको देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5। अगर ये 5 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उन्होंने कहा 5 है। जैसे अगर इस 5 वैल्यू को कंसीडर करें नंबर लाइन पे, वो यहाँ पे इन्होंने लिखी ये, तो इसका जीरो से जो डिस्टेंस आ रहा है वो 5 का है। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ -5 उन्होंने कंसीडर किया कि इसका भी डिस्टेंस आ रहा है 5। क्योंकि अगर आप सिर्फ डिस्टेंस को लेके चलें तो वो तो जीरो से राइट साइड की तरफ देखें या लेफ्ट साइड की तरफ देखें, 5 या अगर 5 किलोमीटर ही आप देख लें, आप एक तरफ खड़े हैं, आपके राइट साइड पे 5 किलोमीटर और लेफ्ट साइड पे 5 किलोमीटर, जाहिर है सेम डिस्टेंस है ना। तो 5 किलोमीटर राइट साइड पे कोई चीज़ खड़ी है या लेफ्ट साइड पे खड़ी है, उसका डिस्टेंस आपसे या इस नंबर लाइन के तहत जीरो से सेम है। तो दोनों 5 किलोमीटर पे जो भी चीज़ें मौजूद हैं
उनका हम मतलब ये बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है। तो इससे एक और चीज़ हमें पता चली कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट लेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव में ही बताते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं बताते कि जी इस इस्लामाबाद का लाहौर से डिफरेंस जो है वो -400 किलोमीटर है, ऐसे तो नहीं, 400 किलोमीटर ही बताएंगे। इसी तरह काउंटिंग में भी हम पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे इस मीटिंग में अगर हम पार्टिसिपेंट्स काउंट करके बताना चाहें तो हम पॉजिटिव ही बताएंगे कि वो 10 है, 15 है, 25 है, इस तरह माइनस में नहीं होता। तो जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर होगा तो उसका एब्सोल्यूट जब आप लेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस आप बता रहे होंगे बेसिकली वो पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही होता है। अब आगे देख लें, एक केस और उन्होंने दिया कि अगर आपके पास इस तरह सिंगल नंबर ना हो बल्कि कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो एब्सोल्यूट के अंदर, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने सजेशन ये दी कि आप इसको सबसे पहले एब्सोल्यूट के अंदर जितनी भी पॉसिबल कैलकुलेशंस हैं वो आप कर सकते हैं, तो वो पहले करें और लास्ट में उसका एब्सोल्यूट लें। जैसे 4 - 7 को उसने -3 किया, -3 का एब्सोल्यूट फिर 3 आ गया, कि -3 का फासला 0 से कितना है, 3 पॉइंट है, मतलब 3 आ गया। या दूसरे लफ्जों में -3 3 बन गया, क्योंकि उसका नेगेटिव साइन एब्सोल्यूट ने खत्म कर दिया। अब ये उसी तरह मार्क द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड ट्रू और फॉल्स, इनमें अब 3 का एब्सोल्यूट क्या आएगा, ये बताएं, ट्रू है या फॉल्स है, कोई भी आप में से बता दें सारी। 13, तो 13 ट्रू है, 14 फॉल्स है, 15 भी फॉल्स है, ठीक है, 16 ट्रू है, ठीक है सर, 17 ट्रू है, और 18 भी ट्रू है, 18 फॉल्स है। 18 फॉल्स है, क्योंकि एब्सोल्यूट जब भी हम लेंगे तो नंबर का एब्सोल्यूट जब भी आएगा तो वो देखें पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं आता जब एब्सोल्यूट खत्म होता है ना। हमने यही बात की थी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस वाले जितने भी हैं ये तो डायरेक्ट हम फॉल्स कर देंगे, और जो बाकी हैं उनको देख लेंगे कि जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू इन्होंने सही लिखी हुई है या नहीं। अच्छा जी, अब आगे आगे के, पहले तो हमने जस्ट नंबर्स को देखा था, अब अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो, वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो हम उसे कैसे डील करेंगे। जैसे ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, -1 और -2। अगर एब्सोल्यूट 2 दिया होगा इक्वल्स टू 2, तो इससे तो हमें पता है कि जस्ट जो एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो एक वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे, ये वैल्यू। ठीक है, इसका डिस्टेंस 0 से उन्होंने बताया कि 2 है। ठीक है, तो जब नंबर है तो हमें एग्जैक्ट पता है कि वैल्यू क्या है, और हमें वही एक नंबर ही कंसीडर करना है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई वेरिएबल होता, जैसे y ले लेते हैं कि y एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू 2, कि y का एब्सोल्यूट 2 आ रहा है, तो ये 2 हमें बता रहा है कि उसका 0 से डिस्टेंस कितना है। तो एक तो वो ये आ गया, लेकिन अब ये 0 से -2 की तरफ जो डिस्टेंस है ये भी 2 है। तो अब हम वेरिएबल के केस में दोनों डायरेक्शंस में डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि अब हमें y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। यहाँ तो पता थी कि ये +2 नंबर है, तो इसका डिस्टेंस अगर 2 आ रहा है तो हम जस्ट इसी को कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करते। लेकिन वेरिएबल के केस में आपको डिस्टेंस अगर दिया हुआ है और दूसरी तरफ वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो आपने उसको हमेशा दोनों तरफ कैलकुलेट करना है कि वो 0 से राइट साइड की तरफ भी डिस्टेंस और लेफ्ट साइड की तरफ भी डिस्टेंस, दोनों को आपने कंसीडर करना है। दूसरे लफ्जों में ये इसको कह सकते हैं कि जब भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो आप इसको वेरिएबल की दोनों वैल्यूज को कंसीडर करने के लिए वेरिएबल वाले पोर्शन को
जैसे यहाँ पे ये y एब्सोल्यूट 3 है, अगर इसका एब्सोल्यूट खत्म करते हैं तो डिस्टेंस तो 3 है, हमें पता है कि वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें y नहीं पता कि y राइट साइड वाली साइड पे नंबर है 0 से, या लेफ्ट साइड वाली तरफ नंबर है। तो हम दोनों केस कंसीडर करेंगे। जैसे ही y खत्म होगा, मतलब ये एब्सोल्यूट खत्म होगा y का, तो हम इसकी दोनों केसेस ले लेंगे, एक पॉजिटिव के साथ एक माइनस के साथ। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब हमें पता चला कि y अगर पॉजिटिव 3 है तब भी, और यहाँ माइनस वाई से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो निकलेगी -3। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है 3 डिफरेंस है। नंबर लाइन पे अगर ये +3 देखें और -3 देखें, दोनों का डिस्टेंस तो 3 ही है। तो y की ये दो वैल्यूज हैं पॉसिबल, -3 और +3, जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू कर रही हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के केस में हमेशा हमें दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस वेरिएबल की वैल्यू 0 से राइट साइड वाली तरफ है डिस्टेंस लेके, या लेफ्ट साइड वाली तरफ है। तो हम दोनों वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे जस्ट सिंपल सी एक एब्सोल्यूट वैल्यू थी, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, और क्वेश्चंस में जाहिर है हमें इतनी सिंपल नहीं आएगी, जीआरई में वहाँ पे अगर आती है तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, जिसे हमें पहले सॉल्व करना होगा। जैसे ये एग्जांपल ले लें, ये थोड़ी सी उससे डिफिकल्ट है, कि अब एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, उससे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है =30। तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका है कि हम क्योंकि हमने एट द एंड वेरिएबल की वैल्यू ही निकालनी होती है, तो वेरिएबल को हमने आइसोलेट ही करना होता है। तो वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए आप जितनी भी दूसरी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, या उनको कैंसिल आउट करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अप्लाई करके। तो इस 6 को अगर ख़त्म करना है हमने, तो दोनों तरफ +6 से डिवाइड करेंगे, तो 2x+4 एब्सोल्यूट =5 आ जाएगा। जब 30 से 6 डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद हम इसका एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे। तो क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसको भी हम एक पॉजिटिव केस लेंगे और एक नेगेटिव केस लेंगे। ठीक है, ये 6 खत्म हो गया तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ से एब्सोल्यूट जब हमने खत्म किया, तो एक पॉजिटिव केस ले लिया, एक नेगेटिव केस ले लिया। अच्छा, इक्वेशंस में आपने देखा था जब हम वो अंडर रूट अप्लाई करते थे, फर्ज कर लें x² = 25, तो इसका आंसर हम लेते थे x5, और दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते थे, और एक x-5, ये दो आंसर लेते थे ना। तो यहाँ पे हम देखें कि वैल्यूज में एक पॉजिटिव ले रहे हैं और एक नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट के केस में हमें पता है कि जो वैल्यू दी हुई है बेसिकली ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट के तहत कि वो वेरिएबल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है जिसका डिस्टेंस ये दिया हुआ है, तो हम इसलिए लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं। बेशक उसका इफेक्ट फिर राइट पे ही जाएगा, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड पे अप्लाई करने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जा सके कि वो वेरिएबल का साइन है, वेरिएबल का नहीं पता हमें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव लेंगे। तो जस्ट इस माइनस साइन को लेफ्ट साइड पे, या पॉजिटिव साइन, या दो पॉजिटिव नेगेटिव केसेस जो हम लेते हैं, इनमें साइन लेफ्ट साइड पे ही क्यों हम लिखते हैं, उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि राइट पे जो चीज़ है वो तो डिस्टेंस है, वो तो पॉजिटिव है। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लेफ्ट साइड पे ही साइन दो लेके उनके दो केसेस बना के तो उसको सॉल्व आउट करते हैं। अब ये दो इक्वेशंस बना ली उन्होंने, 2x+4 = 5, और माइनस के साथ भी, और यहाँ से हमें दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गई। अब इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने समराइज किया हुआ है, हैव अ वेरिएबल इनसाइड एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। अगर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, तो आप उसको इसी तरह दो केसेस लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आगे है इनइक्वालिटी और एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इकट्ठे आ जाएं हमारे पास, तो तब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे।
जैसे ये एग्जांपल है, x एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर इनइक्वालिटीज को या एब्सोल्यूट वैल्यूज को सॉल्व किया है। कि सबसे पहले हम वेरिएबल को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे जितना वो हो सकता है। अगर वो एब्सोल्यूट के अंदर है तो जाहिर है एब्सोल्यूट हमें खत्म करना पड़ता है, लेकिन एब्सोल्यूट खत्म करने से पहले अगर जितनी भी टर्म्स हम दूसरी साइड पे चेंज कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं तो हम उसे एलिमिनेट करेंगे। और उसके बाद एट द एंड हमारे पास अगर इस तरह की वैल्यू आ जाती है कि जस्ट एब्सोल्यूट और दूसरी तरफ कुछ भी इनइक्वालिटी के, तो फिर हम उसका एब्सोल्यूट खत्म करेंगे। जैसे ही एब्सोल्यूट खत्म करेंगे, वेरिएबल है इसलिए हम दो केसेस ले लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप देख लें ये जैसे इक्वल टू था उसी तरह इनइक्वालिटी को भी हमने लिया दोनों तरफ। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया और दो केसेस हमने ले लिए। अब इससे दो केसेस हमारे पास आ जाते हैं। आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4 है, और ये x इज लेस देन इक्वल्स टू -4, क्योंकि अब ये फ्लिप हो गया। यहाँ पे -x था, -x को पॉजिटिव x बनाने के लिए -1 से दोनों साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये इनइक्वालिटी फ्लिप होगी, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू -4 आ गया। ठीक है, अब ये दो केस आ गए इसमें से। अब इस इनइक्वालिटी में से या इस एब्सोल्यूट और प्लस इनइक्वालिटी वाली एक्सप्रेशन से हमारे पास ये दो केसेस आ गए, मतलब दो वैल्यूज आ गई या दो। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो वैल्यूज नहीं बल्कि ये रेंज आ गई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्योंकि मेरे ख्याल में आखिरी मिनट चल रहा है, तो बाकी फिर हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे यहीं से। चलें, क्लियर है तो फिर क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।